एक कमसिन कम उम्र 17-18 साल की खूबसूरत सी लड़की रात को बस में अकेले सफ़र कर रही थी। अचानक उसकी मुलाकात एक 35-36 साल के आदमी से होती है। दोनों में थोड़ी देर तक बातचीत होती है और इसी दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तेज़ हवाओं के साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं दिल्ली की बस अड्डे पर अपनी बस के आने का इंतज़ार कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। बस अब काउंटर पर लगने ही वाली थी। मुझे टिकट की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैंने टिकट दिन में ही ले लिया था। तभी 17-18 साल की खूबसूरत सी लड़की मेरे पास आकर कहती है, ये शिमला जाने वाली बस कब तक आएगी? मैंने कहा थोड़ी ही देर में आने वाली है। फिर वो थोड़ा सा आगे जाकर एक बेंच पर बैठ गई। कुछ ही मिनटों बाद बस भी आ गई थी और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। इत्तेफाकन वो लड़की अपनी सीट नंबर चेक करती हुई मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। करीब 10 मिनट बाद खामोशी को तोड़ते हुए वो लड़की बोली, हेलो सर, क्या आपके पास सिम निकालने की पिन होगी? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वो उसमें नया सिम डालना चाहती थी। उसके पास सिम निकालने की पिन नहीं थी। मैंने फिर हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पर्स से पिन निकालकर उस लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक यू कहा और मेरे हाथ से पिन ले ली। फिर कुछ देर बाद सिम डालकर मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मुझे वो कुछ परेशान सी लगी। मैंने पूछ लिया, क्या कोई परेशानी है? वो बोली, सिम नहीं चल रही। मैंने मोबाइल मांगा और उसे देखने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने कहा, क्या आईडी वेरिफिकेशन ज़रूरी है? मैंने कहा हाँ, आजकल आईडी वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है, उसके बाद ही सिम एक्टिवेट होती है। जिसके नाम से सिम लिया गया है बस उसका पूरा ब्यौरा देना होता है। वो लड़की मेरी बात सुनकर घबरा जाती है। फिर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वो अपने हाथों को मसल रही थी जैसे वो किसी परेशानी में हो। फिर मैंने उसको कहा कि अगर आपको कहीं कॉल करनी है तो आप मेरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी तो मुझे बात नहीं करनी है, मगर मुझे नहीं पता कि ये सिम किसके नाम से ख़रीदी गई है। मैंने कहा एक बार एक्टिवेट होने दीजिए, जिसने ख़रीदी होगी उसी के नाम से हो जाएगी। मैंने उससे पूछा कि आपको जाना कहाँ है? उसने कहा कि वो शिमला जा रही है। आप कहाँ जा रहे हो? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मैं भी शिमला जा रहा हूँ। आप शिमला में रहती हैं या कोई वहाँ पर काम है? लड़की बोली, नहीं नहीं, शिमला में कोई काम नहीं है और ना ही मेरा वहाँ पर घर है। मैंने उत्सुकता बस पूछा, फिर आपने जाना कहाँ है? उसने कहा, मुझे शिमला से दूसरी बस पकड़नी है और फिर हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद। मैंने कहा आज़ाद, लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर से जिज्ञासा हुई कि किस कैद में थी ये कमसिल अलहड़ सी लड़की। फिर से मैंने पूछा, किस कैद की बात कर रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। वो बोली, उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा ही करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आज की जनरेशन को क्या हो गया है। फिर मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मैंने पूछा, कौन? मेरे प्रश्न तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। शिमला से बस एक और बस चेंज करूँगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम बहुत दूर निकल जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये प्यार का मामला है। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी और बोली, अपनी लव स्टोरी बताइए ना। वो मुझसे बात करने के लिए उत्सुक होने लगी। मैंने कहा, अपनी लव स्टोरी बताऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? उसने चालाक बनते हुए कहा, मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता क्या? वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, ईना, मीना, डीका, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने हैंड पर्स से एक टॉफ़ी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली,
आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाते हुए बधाई दी। टॉफी को मुंह में डालते हुए पूछा, कितने साल की हो गई हो? उसने कहा, आज मैं 18 की हो गई हूँ। 18 साल मतलब भागकर शादी करने का कानूनी उम्र हो गई है आपकी। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस देती है। फिर वो बोली, मेरा नाम कल्पना है। और आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम विजय है। कुछ ही देर में हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 36 साल है, यानी कि मैं आपसे 18 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो आप। फिर मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा से भी नहीं हैं। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, मुझे मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलना तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और अपने बारे में ही सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर करने की सलाह नहीं दी क्या? उसने फिर हंसकर कहा, नहीं, शायद वो भूल गया होगा। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, बस अड्डे से ना बैठकर बाहर से बैठने को कहा ताकि कोई बस ना पकड़ सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी और बोली, बहुत ही टैलेंटेड है वो। फिर वो बोली, मेरे बारे में तो आप सब कुछ जान चुके हैं, अपने बारे में नहीं बताएंगे क्या? मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, बेटी 8 साल की है और मेरा बेटा 5 साल का है। मैंने अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखो उनकी तस्वीरें देखकर उसने कहा, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई थी तब मैं दुबई में था, बहुत बढ़िया जॉब थी मेरी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही शहर में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्चे को जब पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 1 महीने की छुट्टी पर घर आया था, जब वापस जाने का टाइम आया तो वापस न जा सका। इधर बच्चे का बचपन खर्च होता, उधर मैं पूरी दुनिया भी कमा लूं तब भी घाटे का ही सौदा होता। उसने कहा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे? मैंने कहा, उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या फिर परिवार। मैंने अपना परिवार चुना। मैं अपने सामने ही अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहता था। उस लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, आपने तो लव मैरिज करी थी ना, फिर आप भागकर कहाँ पर गए थे? उसके हर सवाल और हर बात से मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये लड़की अल्हड़, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन जैसी है। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी कहा कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने फिर से पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कोई भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा घर परिवार, शायद मेरा काम। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, कुछ नहीं। मेरी वाइफ ने तो मुझे कहा था कि भाग चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। भागने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो बन जाता है, लेकिन उसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग जाती है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू लड़की कहते हैं और तमाम गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 70 साल की भी हो जाए, तब भी उसकी जवानी में किए गए उस कांड का कलंक उसके माथे पर ही रहता है, कभी भी नहीं मिटता। मैं जानता हूँ कि लड़के और लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज का नज़रिया ऐसा ही होता है। वो अपना नीचे वाला होंठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया। मैंने कहा, अगर मैं उसे भगा ले जाता तो शायद उसकी माँ कई दिनों तक पानी भी न पीती, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा काम मैं करूं।
मेरे विचार से उसके माँ बाप और मेरे माँ बाप में कोई फर्क नहीं था, चाहे मेरी शादी उससे हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो बहुत सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने कहा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि संजना की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। संजना और उसके मंगेतर की फोन पर भी बातें होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी, संजना के ससुराल वालों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार के सब लोगों को सोने की अंगूठियां चाहिए थी, सास और ननद के लिए सोने के नेकलेस, और दूल्हे को लग्जरी कार और फ्लैट चाहिए था। इसलिए मैंने वो सगाई तोड़वा दी। इसलिए नहीं कि मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों के साथ संजना कभी खुश नहीं रह सकती थी। कुछ दिनों बाद संजना के घर वाले मेरी और उसकी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए। ये सब किस्मत की बात थी, लड़की बोली। चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है या सही भी हो सकता है। सोचने वाली बात तो ये है कि कौन ज्यादा वफादार है। माता पिता तो कभी अपनी औलाद को धोखा नहीं दे सकते, मगर प्रेमी या प्रेमिका का कोई गारंटी नहीं होती। आगे चलकर वो बदल भी सकता है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट पिया। मैंने कहा कि फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों और माता पिता दोनों की रजामंदी हो। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, और ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। उसने तुरंत पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो इसलिए अपना सब कुछ छोड़कर चली आई हो। यही सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, यही इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, यही इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। बुरा मत मानना, जिन जनाब के साथ तुम भाग रही हो उसे तुमसे इश्क नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी कितनी चिंता होगी, इस बात को कभी सोच कर देखना। लेकिन तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, ये जानते हुए भी कि तुम अकेले रात का सफर कर रही हो। चाहे कुछ भी होता, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मगर वो तुम्हारे साथ नहीं है। इसका क्या मतलब निकलता है कि उसे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। उसे तुमसे नहीं, तुम्हारे जिस्म से प्रेम है। अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हें रात को इतनी दूर कभी ना बोलता आने के लिए। एक आशिक वो था जो इश्क में पागल हो गया। लोग उसे पत्थर मारा करते थे। उसी इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। दुनिया उसे आज मजनू के नाम से जानती है। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल दिया। होशियारी से जिस्म को हासिल करना इश्क नहीं होता। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक चुप हो गई। उसकी खिलखिलाहट एकदम खामोशी में बदल गई। मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तो तुम्हारे माँ बाप करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना चाहिए था। ना तो उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता और ना ही उसके दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे आवारा लड़के को इश्क हो जाता है। वो इश्क नहीं है, वो तो सिनेमा जैसा कुछ है। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने के लिए निकल गया था। मैं अपने फोन कॉल करने लगा, लेकिन मेरी नजर उसी की तरफ थी। थोड़ी ही देर बाद हम शिमला पहुंच गए। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुंच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। उसने देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया, और फिर उसने मुझसे कहा, एक कॉल करना है। मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी बेटी को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर वापस आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा था। बस से उतरकर फिर से उसने पिन मांगी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी।
और कहने लगी, मेरी आंखें खोलने के लिए थैंक्स भैया। ये कहकर वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। देश की सभी बेटियों को समर्पित ये मेरा दावा है कि माता पिता से ज्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।